नमस्कार। मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। नवाचारों की इस कड़ी में हम जिस राज्य के नवाचार आपसे साझा कर रहे हैं, जिस राज्य के केस स्टडीज पे नवाचारों पे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, उस राज्य का नाम है उड़ीसा। मतलब उड़ीसा राज्य के शिक्षकों के द्वारा दिए गए नवाचारों को हम आपसे पिछले तीन एपिसोड से, पिछले तीन सेशन से आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज हम जिस इनोवेटिव आइडिया पे, जिस केस स्टडी पे बात करने जा रहे हैं, उस केस स्टडी का नाम है सेल्फ लर्निंग या हिंदी में स्वाध्याय। स्वाध्ययन क्या है, इसके अंतर्गत मैं तीन कौन से नवाचार आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सेशन सुन रहे हैं तो अपने साथ एक पेन और एक कॉपी लेकर के अवश्य बैठे। और आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न उठते हैं नवाचारों से संबंधित या फिर केस स्टडी से संबंधित या फिर ZIIEI एज इन जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव या हिंदी में शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार नामक इस प्रोग्राम से संबंधित, उदाहरण के तौर पर किस तरीके से आप अपने नवाचार हम तक पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से आप राज्य स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से आपके नवाचार इन नवाचार पुस्तिकाओं में सम्मिलित किए जा सकते हैं, ऐसे अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप निश्चित तौर पर वेबिनार के अंत में मैं आपको समय दूंगा जहां पे आप अपने प्रश्न मुझसे साझा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आप अपने एक्सपीरियंसेस से अनुभव हमारे साथ या हमारे माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से देश के उन तमाम शिक्षकों, उन तमाम व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहते हैं जो हमसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, जूम या यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं या देख रहे होंगे, तो आप अपने विचार, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ वेबिनार के अंत पे साझा कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं और तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या चैट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं या फिर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप हमसे सीधे संवाद करना चाहते हैं तो आप फेसबुक के कमेंट बॉक्स पे देखिए, वहां पे आपको जूम की एक आईडी मिलेगी। उस पर क्लिक करके आप सीधे मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने प्रश्न हमारे साथ साझा कर सकते हैं या फिर अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम आज की केस स्टडी की तरफ जिसका नाम है स्वाध्ययन या सेल्फ लर्निंग। इसके अंतर्गत मैं तीन नवाचार आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अब सबसे पहले अगर हम केस स्टडी की बात करें सेल्फ लर्निंग या स्वाध्ययन की, तो स्वाध्ययन क्या है और इसके महत्व क्या है। स्व अध्ययन, अगर इस शब्द को हम संधि विच्छेद करें तो स्व धन अध्ययन होगा। मतलब स्व मतलब होता है संस्कृत में स्वयं, और अध्ययन मतलब अध्ययन करना या पढ़ना, मतलब खुद से पढ़ना या स्वयं से पढ़ना। क्यों इंपॉर्टेंट है स्वयं से पढ़ना, क्यों स्व अध्ययन का महत्व हम सब देते हैं। अक्सर आप सबने देखा होगा कि कई सारे लोगों का एज अ पेरेंट भी कहना होता है और एज अ टीचर भी कहना होता है कि जब तक हम बच्चे के सामने खड़े नहीं होते या बैठते नहीं या फिर उसे डर के कारण से ही बच्चा किताब खोलता है या पढ़ता है। हम सब भी जब छोटे थे तो ऐसा अक्सर होता था कि टीचर जैसे ही क्लास से बाहर गए या फिर अगर टीचर नहीं आए, क्लास खाली है, तो हम सिर्फ मस्ती करते थे, चिल्लाते थे, लड़ते थे एक दूसरे से, यहाँ वहां कूद रहे होते थे, चौक से एक दूसरे को मार रहे होते थे। क्यों ऐसा होता था? मैं बिल्कुल एक बात पे सहमत हूँ कि वो बच्चों की स्वाभाविक प्रक्रिया है, खेल एक मौलिक स्वभाव है बच्चों का, तो खेलने लगते थे हम सब, बिल्कुल बेशक एकदम सही बात है। लेकिन वहीं पे जब टीचर आ जाते थे तो फिर हम सब शांत होकर के बैठ जाते थे। तब भी तो खेल हमारा मौलिक स्वभाव है, एक मौलिक प्रक्रिया है। फिर हम किताब खोल करके बैठ जाते थे अध्ययन के लिए। तो अक्सर देखा गया है कि बच्चे, चाहे वो अभिभावकों का डर हो या पेरेंट्स का या टीचर्स का, कई बार सिर्फ अभिभावकों के डर से या पेरेंट्स के डर की वजह से वो पढ़ने बैठ जाते हैं। लेकिन अगर अभिभावक या पेरेंट्स नहीं है तो फिर बच्चे पढ़ते नहीं। अक्सर कई बार होगा, हम सब भी जब छोटे थे, हम सब के साथ भी हुआ। मैं जानबूझ के हमारे बचपन की बातें रिलेट करता हूँ इसलिए कि आप सब भी एहसास कर सकेंगे, अरे ये तो सही है, ये तो हमारे साथ भी होता था। तो हम जैसे बच्चे थे तब, आज ये भी तो बच्चे हैं। तो साइकोलॉजी जब तक हम नहीं समझेंगे हम सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच सकते।
अक्सर होता था पेरेंट अगर कहीं बाहर जाते थे, किसी के यहाँ गए हुए हैं या कहीं काम से गए हुए हैं, तो कहते थे ठीक है घर में पढ़ना, टीवी मत देखना। और जैसे ही वो चले जाते थे, हम टीवी ऑन करके बैठ जाते थे और मूवीज या कार्टून्स देखने लग, कार्टून्स अक्सर देखते थे तो कार्टून देखने लग जाते थे। क्यों? क्योंकि स्व अध्ययन की जो हैबिट थी, स्व अध्ययन की जो आदत थी, शायद पूरी तरीके से हमारे अंदर डेवलप नहीं थी। वहीं पे एक उदाहरण लेता हूँ कॉमिक्स का, गर्मियों की छुट्टियों का। समर वेकेशंस होते थे, जब गर्मियों की छुट्टी होती थी, तो वही कॉमिक्स के लिए आपको कोई बोलता नहीं था कि तुम बैठो कॉमिक्स पढ़ो। हम खुद ही कॉमिक्स खोल करके बैठ जाते थे। और मुझे लगता है लगभग सबके साथ ये हुआ होगा, जब हम कॉमिक्स खोल के बैठते थे, पढ़ने लगते थे, तो इतनी मोटी कॉमिक्स, नंदन चंपक या सुपर कमांडो, ध्रुव या नागराज, चाचा चौधरी, फैंटम, जो भी कॉमिक्स आती थी उस टाइम पे, या और आपने कोई पढ़ी होंगी पंचतंत्र, सिंहासन, 32, ऐसी कई सारी कॉमिक्स आती थी। हम इतनी मोटी कॉमिक्स एक दिन में पढ़ देते थे। मम्मी खाने के लिए बुला रही है, किसी काम के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन हमारा कोई ध्यान कहीं और नहीं रहता था। हम उस स्व अध्ययन, ध्यान दीजिएगा, स्व अध्ययन में इतने विलीन होते थे कि हमें दूसरी चीजें सुनाई नहीं देती थी, और पूरी की पूरी कॉमिक्स, पूरी कहानियां हम एक दिन में एक पूरा कॉमिक खत्म कर देते थे। यही है स्व अध्ययन। जब हम स्वयं से अध्ययन करने लगते हैं तो फिर बाहरी चीजें हमें डिस्टर्ब नहीं करती हैं, पहला। दूसरा, हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन, मम्मी बुला रही है या खाना में सो रहा है, वो इतना मैटर नहीं करता था। जब हम स्व अध्ययन करते थे, हम स्वयं के इंटरेस्ट के लिए करते थे, हमें इंटरेस्ट आता था, मजा आता था ऐसा करने में, तो हमें पढ़ना या कॉमिक्स पढ़ना कोई बोरियत या उबाऊ टास्क नहीं लगता था। कॉमिक्स में पढ़ी कहानियां हमें लंबे समय तक याद रहती थी। और पांचवा, हम बड़ी आसानी से रिलेट कर पाते थे। और छठवां, जो हम कहानियां पढ़ते थे उनके कैरेक्टर हम खुद ही बना लेते थे कि चीकू खरगोश कैसा होगा या मिंकी बंदर कैसा होगा, है ना। इस तरीके से हम खुद ही कैरेक्टर जो उसमें होते थे, उनकी एक इमेज हमारे दिमाग में तैयार हो जाती थी। स्वअध्ययन के तो 1 लाभ मैंने बताया, ये 5 लाभ मैंने ये आपसे डिस्कस किए। इसके अलावा भी कुछ लाभ है। अब आप मुझे बताइए, स्वाध्ययन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या फिर जब आप न्यूज़ सुन रहे होते हैं टीवी चैनल पे, ध्यान दीजिएगा, जब आप न्यूज़ सुन रहे होते हैं टीवी चैनल पे, या जब आप न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, तो दोनों में आप किस में ज्यादा बेहतर स्थिति में होते हैं आकलन करने के? टीवी में न्यूज़ देखते हुए या स्वयं न्यूज़पेपर पढ़ते हुए? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, और आप सब भी इस बात से सहमत होंगे। क्योंकि टीवी में जब हम कुछ सुन रहे हैं, जब न्यूज़ हम किसी दूसरे के द्वारा बोल करके वो सुनाई जा रही है, हम सुन रहे हैं, तो हमें सोचने का समय नहीं मिलता है। हम जैसे उसने एक सेंटेंस कंप्लीट किया और दूसरे सेंटेंस में मूव कर जाता है, या मूव कर जाती है न्यूज़ एंकर या जो एडिटर होता है, वो एक न्यूज से या एक वाक्य से दूसरे वाक्य में पहुंच जाता है, और पिछले वाक्य में उसने क्या बोला था उसे आकलन करने का, सोचने का, सही है गलत किस तराजू पे तौलने का, उसे अपने पैमाने में तौलने का हमें समय नहीं मिलता, और इसी वजह से हम उसके विचारों के अनुसार आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, जब हम अखबार पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे पास एक समय होता है कि अगर हमने कोई वाक्य पढ़ा, वो हमें समझ में नहीं आया, तो हमारे पास पूरा समय होता है कि हम उसे समझे, और जब उसे समझ जाए तभी अगले वाक्य पे जाए। तो हमें अवलोकन का, इंट्रोस्पेक्शन का, एनालाइज करने का एक ज्यादा समय मिलता है कि हम उसे समझ सकें, और तब हमारी समझ, हमारी सोच, हमारे निर्णय, हमारे विचार ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य करते हैं। और इसी थॉट के साथ कि बच्चों के अंदर अगर स्वाध्ययन की हैबिट बच्चों में बचपन से ही डाल दी जाए, तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी टीचर को क्लास में डंडा लेकर के खड़े होने की, या पेरेंट्स को बच्चों के सामने डंडा लेकर के खड़े होने की। बड़ी आसानी से बच्चा स्वयं ही इंटरेस्टेड होगा पढ़ने में, खुद ही पढ़ेगा, खुद ही का उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, और फिर हमें एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, और बहुत सारी जो क्वालिटीज मैंने अभी आपसे डिस्कस की, ये सब बच्चों के अंदर इनकलकेट या इम्बाइब हो जाएंगी खुद से। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है सेल्फ रिव्यूइंग एंड सेल्फ रेटिंग। आत्म निरीक्षण और आत्मावलोकन, या स्वनिरीक्षण एवं आत्मावलोकन। क्या है स्वनिरीक्षण एवं आत्मावलोकन, या सेल्फ रिव्यूइंग एंड सेल्फ रेटिंग? इसको दिया है गौरी नंदिनी बेहरा मैम ने, जो जवाहर नवोदय विद्यालय, देवगढ़, उड़ीसा, देवगढ़ से।
सेल्फ असेसमेंट या स्वयं निरीक्षण या स्वावलोकन बच्चों को मौका देता है कि वो स्वयं इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, अपने आप को एसेस कर सकें डिफरेंट पैरामीटर्स में कि उन्होंने क्या बेहतर किया। और कहते हैं ना कि हमसे हमसे बड़ा हमारा कोई क्रिटिक नहीं हो सकता, पहला। दूसरा, जितना हम स्वयं को जानते हैं उससे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। तीसरा, हम स्वयं से झूठ नहीं बोल सकते। सारे वैल्यूज भी हैं, ये मूल्य भी है जो जरूरी है हर बच्चे के अंदर इनकलकेट करना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे स्वयं अपनी जिम्मेदारियों को समझे, स्वयं वो पढ़ाई के महत्व को समझे, स्वयं अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयासरत रहें, और क्यों उनका परफॉर्मेंस उनके लिए जरूरी है। बच्चा स्वयं की बेहतरी के लिए अगर सोचने लग जाता है, स्वयं की परफॉर्मेंस में बेहतरी के लिए अगर वो सोचने लग जाता है, तो वो निश्चित तौर पर ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा, प्रयत्न करेगा, एज कंपेयर टू किसी के फोर्स करने पे। राइट? सहमत होंगे हम श्योर इस बात से कि अगर मैं अपनी मर्जी से कोई काम करूंगा तो मैं ज्यादा इंटरेस्ट के साथ करूंगा, ज्यादा उत्साह के साथ करूंगा। लेकिन मैं किसी के दबाव में अगर कोई काम कर रहा हूं तो मैं उतना बेहतर आउटपुट, उतना बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा जितना मैं स्वयं अपने इंटरेस्ट से अगर काम करूं तो मैं दे सकता हूं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गौरी मैम ने इनोवेटिव आइडिया दिया, जिसमें टीचर कोई टॉपिक, कोई चैप्टर पढ़ाते हैं। टॉपिक या चैप्टर पढ़ाने के बाद टीचर बच्चों को उसे प्रिपेयर करने के लिए कुछ दिन का, 3 से 4 दिन का समय देते हैं। उन्हें बोलते हैं कि आपको खुद से प्रिपेयर करना है, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछें। उसके बाद एक डाउट क्लास भी रख लेते हैं, जिसमें बच्चों को अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है तो बच्चे टीचर्स के सामने आकर के पूछ सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा, आत्मावलोकन, स्वनिरीक्षण, इसकी प्रक्रिया चालू होती है। अब टीचर्स बच्चों को टेस्ट के लिए टॉपिक देते हैं और क्वेश्चंस दिए जाते हैं, बच्चे अपने उन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। आंसर करने के बाद टीचर बच्चों को टाइम देते हैं कि अब आपका टाइम खत्म हो गया है, अब बारी आती है रिव्यू करने की। आप स्वयं से कॉपी खोल लीजिए, टेक्स्ट बुक खोल लीजिए, उसमें से अपने आंसर मिलाइए और आप खुद बताइए आपको कितने मार्क्स दिए जा सकते हैं। या तो टीचर चाहे तो 10 में से बच्चों की मार्किंग कर सकते हैं, या फिर एक्सीलेंट, गुड, एवरेज की मार्किंग की जा सकती है, पुअर। अब बच्चा जब स्वयं अपनी कॉपी चेक करता है, अपने नोटबुक से मिलाता है आंसर, उससे डिफरेंस पता चलता है, तो उसे एहसास होता है कि हाँ, यहाँ उसने गलतियां की। पहला, बच्चों को स्वयं की गलतियां स्वयं से ही या खुद से ही पता चलती हैं। बच्चा अब एसेस कर पाता है अपने आप को, किस तरीके से मैंने किया, कहाँ कहाँ पे मिस हुआ, और नेक्स्ट टाइम वो कोशिश करता है कि इन सारी एरियाज में जहां जहां उसने गलतियां की, उसकी गलतियां ना हो। साथ ही साथ बच्चा अब अवेयर होता है उसके वीकनेस और उसके स्ट्रेंथ दोनों के बारे में। बच्चे गो थ्रू करते हैं, अपने को मार्किंग करते हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि बच्चा ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है अपने लिए और कम मार्क्स दे सकता है खुद को। टीचर इस बात का ध्यान रखते हैं और इसी कारण से टीचर बच्चों के चेक करने के बाद फिर उनके टेस्ट कॉपी चेक करते हैं, और जो फाइनल मार्किंग होती है वो टीचर के द्वारा ही दी जाती है। तो अब बच्चों को समझ में आता है कि किस तरीके से हमें खुद को बेहतर करना है। बच्चा जब स्वयं की परफॉर्मेंस स्वयं ही एनालाइज, स्वयं ही चेक कर रहा होता है, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करता है कि नेक्स्ट टाइम उसे ज्यादा मार्क आने चाहिए। उसका जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ये भी बच्चे को बड़ी आसानी से नवाचार के माध्यम से पता चल जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये नवाचार पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है प्रश्न काल। प्रश्न काल क्या है इनोवेटिव आइडिया? इसे दिया है अभिषेक मोहपात्रा सर ने, जो कि केंद्रीय विद्यालय मुर्गाबाड़ी मयूरभंज से हैं। और अक्सर हम सब ने देखा होगा कि होता क्या है कि बच्चे, टीचर अगर कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो कई बार टॉपिक समझ में नहीं आता, लेकिन संकोच बस प्रश्न नहीं करता है। वो प्रश्न पूछने से कतराते हैं। उन्हें लगता है ऐसा ना हो कि मेरे जो सहपाठी हैं वो सोचे कि अरे इतना इजी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, या टीचर ये बोल दें कि अभी जब मैं बता रहा था तो आपका ध्यान कहाँ था। इस संकोच के कारण कई बार बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, और जब टीचर पूछते हैं, टीचर कहते हैं किसी के मन में कोई प्रश्न है, तो प्रश्न हाथ अपना नहीं उठाता है। इससे नुकसान नुकसान क्या है? पहला नुकसान तो ये है कि बच्चों को करंट टॉपिक समझ में नहीं आता। दूसरा, हम सब जानते हैं कि टॉपिक कई बार इंटरलिंक्ड होता है। टॉपिक इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर कोई चैप्टर हम बच्चों को फोर्स पढ़ा रहे हैं और बच्चों को फोर्स ही नहीं पता, बच्चे को एक्सेलरेशन नहीं समझ में आया, बच्चे को मास क्या होता है नहीं समझ में आया, तो अब फोर्स का पूरा चैप्टर बच्चों को
नहीं समझ में आएगा, अगर उसे एक्सेलरेशन नहीं पता है तो, या अगर उसे मास नहीं पता है तो इन दैट केस, क्योंकि जैसे मैंने कहा टॉपिक कई बार कनेक्टेड होते हैं, और एक पॉइंट या एक टॉपिक ना समझने के कारण, ना समझ आने के कारण बच्चे को पूरा चैप्टर समझ में नहीं आता। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए टीचर ने कहा क्यों ना थोड़ी सी साइकोलॉजी चेंज की जाए, और अगर हम साइकोलॉजी चेंज कर देते हैं तो ये चैप्टर में प्रश्न पूछने का तरीका भी हम बदल सकते हैं। अभी तक बच्चों को ये डर है कि कहीं कोई ये ना सोचे कि इतना इजी सा क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, इससे सर से पूछ रहा है। पर टीचर ने कहा या सोचा कि क्यों ना अगर मैं बच्चों को एज अ टीचर खड़ा कर दूं जिसको डाउट है, और वो एज अ टीचर दूसरे बच्चों से प्रश्न पूछे, तो दूसरे बच्चों के मन में भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसको आंसर नहीं आ रहा है पहला, या इसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है पहला। दूसरा, दूसरे बच्चों से भी हमें आंसर पता चल जाएगा। तीसरा, बच्चों की लर्निंग भी पता चल जाएगी कि आखिर दूसरे बच्चों ने कितना लर्न किया या कितना उन्हें समझ में आया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीचर हर दिन जब टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसके लिए लास्ट का जो लेक्चर है उसको प्रश्नकाल के नाम से रखा जाता है, और उसमें टीचर बच्चों को बोलते हैं पहले से ही कि आपको जो टॉपिक आज पढ़ाया गया, जो भी क्वेश्चन, जो भी पॉइंटर समझ में नहीं आए हैं, वो आप एक चिट में लिख करके एक कार्टन बनाया जाता है जिसे बच्चे स्वयं डेकोरेट कर सकते हैं, और उसमें और प्रश्नकाल पेटी उसका नाम रखा जा सकता है, या प्रश्न पेटी का नाम रख सकते हैं, उसमें बच्चे उसको रखते हैं। लास्ट लेक्चर में बच्चे आते हैं एज अ टीचर, ध्यान दीजिएगा, बच्चा एक टीचर की भांति आता है और अपने डाउट की पर्ची निकालता है, या उस पर्ची में से कोई भी पर्ची निकालता है उस कार्टून में, उस कार्टन में से, उस कार्टन से पर्ची निकालने के बाद वो प्रश्न को पढ़ता है। अब ये भी नहीं पता चलता किस बच्चे का डाउट था, पहली बात। दूसरी बात, अब वो बच्चा एज अ टीचर प्रश्न पूछ रहा है। उदाहरण के तौर पे एक बच्चे को पता नहीं था कि हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है। अब उसे ये पता नहीं था, टीचर ने बताया था लेकिन बच्चे ने सुना नहीं। एक एग्जांपल मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। तो बच्चे ने क्वेश्चन लिख करके चिट में डाल दिया। अब एक बच्चा है, उसने पढ़ा कार्टन से निकाल के कि हमारा राष्ट्रीय या नेशनल एनिमल कौन सा है, और जिस बच्चे को पता हो बच्चे हाथ उठाए, तो बच्चों ने हाथ उठाए। उनमें से एक बच्चे को बुलाया जाता है और वो बच्चों को एज अ टीचर ही समझा रहा होता है कि हमारा राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय एनिमल, नेशनल एनिमल टाइगर। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से बच्चों को समझ में भी आ जाता है। और जब बच्चा स्वयं से टीचर क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो उसके मन में ये भी थॉट नहीं आता कि कोई ये ना कह के इतनी सही आसान सा नहीं बात पता चल रहा तुमको। अगर ज्यादातर बच्चे या कोई क्वेश्चन ऐसा जिसका आंसर बच्चे नहीं कर पाते तो टीचर उसको लास्ट में बच्चों को समझाते हैं। साथ ही साथ टीचर को इससे ये पता चलता है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग या बच्चों की समझ किसी टॉपिक को लेकर के कितनी है। तीसरा, क्योंकि एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है जहां सब एज अ टीचर काम कर रहे होते हैं, तो बच्चों में कहीं हेजिटेशन, संकोच या शर्म नहीं रहती कि मैं अगर ये प्रश्न पूछूंगा तो लोग क्या कहेंगे। और चौथा, बेहद इंपॉर्टेंट, कि अब पूरे क्लास की जो लर्निंग है वो लगभग समान लेवल पे हो रही होती है, क्योंकि सब बच्चे क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होते हैं। सब बच्चों को मौका मिलता है, बच्चों के डाउट्स क्लियर होते हैं, बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें सही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इससे क्लास का माहौल भी ज्यादा बेहतर होता है, एक दूसरे की मदद की भावना भी बच्चों में आपस में जागृत होती है। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है बच्चों के नवाचार। क्या है इनोवेटिव आइडियाज ऑफ द स्टूडेंट, या बच्चों के नवाचार? आइए इसको समझते हैं। इसको दिया है अजीत प्रधान सर ने, जो कि पायोनियर पब्लिक स्कूल, वीर महाराजपुर, सुबरनपुर, सोनेपुर से हैं। बच्चों को कोई टॉपिक समझाने के लिए, बच्चों की क्रिएटिविटी या बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मॉडल्स या मटेरियल्स, मॉडल्स हम सब ने स्कूल में बनाए होंगे, बड़ा अच्छा, बड़ा प्रभावी तरीका हो सकता है, और बड़ी आसानी से बच्चे उससे समझ भी जाते हैं। और एक बार अगर बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया, मॉडल्स बना लिए उसके, तो फिर उन्हें कंफ्यूजन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो हमें ड्रिप इरिगेशन का टॉपिक नहीं समझ में आता था जब मैं स्कूल में था। सो हमारे टीचर ने क्या किया, उन्होंने साइंस एग्जीबिशन में जिन जिन बच्चों को ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता आया था, हमारी और साथ में एक दो बच्चे जिनको समझ में आया था, उनकी टीम बना दी और हमें ड्रिप इरिगेशन ही एज अ मॉडल कंस्ट्रक्ट करने को कहा गया।
अब जब हमने ड्रिप इरिगेशन का मॉडल बनाया, हमने 10-15 दिन उसके लिए जब सारे मटेरियल इस्तेमाल किए, ढूंढे मार्केट से, हमने उसे बनाया थर्माकोल आदि के माध्यम से, हमने जो ऑपरेशन जो बॉटल्स चढ़ती हैं उसके जो ट्यूब होते हैं वो कलेक्ट किए, उसमें किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं होल करके। जब हमने ये सारी चीजें की तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए इस चीज को समझना कि किस तरीके से ड्रिप इरिगेशन काम करता है और वाटर कंजर्वेशन में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरीके से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि हमारे में जो टॉपिक मिला था मॉडल का रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे था और ड्रिप इरिगेशन पे, मतलब वाटर कंजर्वेशन का उन्होंने टॉपिक दिया था। तो बड़ी आसानी से हमारे लिए क्लैरिटी आ गई। और दूसरे बच्चों को भी जिन्हें क्लियर नहीं हुआ था या जिन्हें एग्जैक्ट तरीका नहीं पता था, सारे बच्चों को उसकी क्लैरिटी मिल गई कि किस तरीके से वाटर कंजर्वेशन का हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, किस तरीके से ड्रिप इरिगेशन करते हैं, सारी चीजें। टीचर ने भी यही कहा, उन्होंने कहा सर बच्चों के लिए कई बार कई टॉपिक समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, हमने सोचा क्यों ना बच्चों से मॉडल कंस्ट्रक्ट किया कराया जाए, जिससे बच्चों के लिए पढ़ना सीखना बहुत आसान हो जाए। टीचर बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं और साथ ही इस एक्टिविटी के बारे में बताते हैं। इसके बाद बच्चों को सब्जेक्ट वाइज उनके अलग अलग या टॉपिक वाइज उनके अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जहां बच्चों के डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। इसके बाद बच्चों को बोला जाता है कि जो टॉपिक वो बच्चों को अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं जिसपे वो अपना मॉडल्स तैयार कर सकते हैं। बच्चों का सबसे पहले ओरल प्रेजेंटेशन होता है जिससे समझ में आ सके कि बच्चों को कितना समझ में आया हुआ है। उसके बाद शिक्षक हर दिन आधे घंटे का समय बच्चों को इस मॉडल प्रिपेयर करने के लिए दिया जाता है। और महीने के दूसरे शनिवार को, मतलब लगभग 14 से 15 दिन के गैप के बाद, बच्चों को टाइम मिलता है कि इसमें प्रिपेयर करें। उसके बाद पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान बच्चों को या साइंस एग्जीबिशन लगा सकते हैं या फिर स्कूल एग्जीबिशन लगा सकते हैं जहां बच्चों को अपने मॉडल शोकेस करने का टाइम मिलता है। इसके बाद बच्चे अपने मॉडल्स डिस्प्ले करते हैं, अभिभावकों को भी बुलाया जाता है, टीचर्स भी उसमें रहते हैं, साथ ही बच्चे भी रहते हैं, सीनियर जूनियर स्टूडेंट भी रहते हैं। तो इन बच्चों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इस मॉडल का क्या काम है। फॉर एग्जांपल रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे है, कैसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं, किस तरीके से पानी को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, क्यों हम बोलते हैं कि इससे पानी का जो लेवल है जो लगातार बहुत गहराई पे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, उसको बेहतर किया जा सकता है, कैसे इसको वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन है तो उसके क्या फायदे हैं, किस तरीके से उसको किया जा सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल अगर ड्रिप इरिगेशन का ही लिया तो इस तरीके से बड़ी आसानी से बच्चों को के टॉपिक समझ में आ जाता है। अभिभावक भी जब देखते हैं कि उनका बच्चा किस तरीके से ये मॉडल्स बना रहा है तो भी स्कूल के प्रति बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बच्चों की पढ़ाई के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट और कनेक्ट होते हैं। साथ ही साथी बच्चे जिनको डाउट था वो भी इन बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, उनके क्वेश्चंस या डाउट्स क्लियर होते हैं। बच्चों को भी जो एग्जीबिशन कर रहे थे उनको भी जब इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर अगर उन्हें नहीं आता है तो नोट डाउन कर लेते हैं, टीचर्स उसका आंसर पता करते हैं और फिर दूसरे बच्चों को उसका आंसर दिया जाता है। तो इस तरीके से मॉडल्स के माध्यम से जब बच्चा स्वयं मॉडल बना रहा होता है, स्वयं मटेरियल्स कलेक्ट कर रहा होता है उस मॉडल को बनाने के, तो बड़ी आसानी से उसको सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। तो ये थे आज के 3 इनोवेटिव आइडियाज जो मुझे आपसे स्वाध्ययन नामक नवाचार के अंतर्गत साझा करने थे। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप निश्चित तौर पे मुझसे पूछ सकते हैं। आप अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक में कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप हमें जूम पे देख रहे हैं तो जूम पे भी आप अपने प्रश्न हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़ने के लिए और नवाचारों के सफर में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये नवाचार पसंद आ रहे होंगे, और जैसा मैं कहता हूँ मेरा अनुरोध है कि इन नवाचारों में से जो हम कई दिनों से आपके साथ साझा कर रहे हैं, कोई भी एक नवाचार जो आपको पसंद आ रहा है, कम से कम एक नवाचार तो आप अवश्य रूप से अपने विद्यालय में क्रियान्वित करें। और यकीन मानिए इसके सकारात्मक प्रभाव आपको स्वयं अपने विद्यालय एवं अपने विद्यार्थियों में देखने को मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि जब विद्यालय खुलेंगे, जब विद्यार्थी विद्यालय आना प्रारंभ करेंगे तो हम नवाचारों में कम से कम एक नवाचार तो अवश्य रूप से अपने विद्यालय में आप सब क्रियान्वित कर रहे होंगे। मैं धीरेन्द्र आज आपसे विदा लेता हूँ। कल
फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरी केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।